आरव सीधे एक छोटी सी दुकान में जाता है और बिना कुछ सोचे 10 अलग अलग जहरीली बोतलें काउंटर पर रख देता है। इनमें कीटनाशक, खरपतवार मारने वाली दवा और चूहे मारने का जहर सब शामिल होता है। दुकानदार उन बोतलों को देखते ही घबरा जाता है। उसकी उम्र करीब 50 साल है और उसने अपनी जिंदगी में बहुत तरह के ग्राहक देखे हैं, लेकिन किसी को एक साथ इतना जहर खरीदते कभी नहीं देखा। वो घबराकर कहता है, बेटा अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। लेकिन आरव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसकी नज़र दुकान के बाहर धुंधले आसमान पर टिकी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ 3 मिनट बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। एक रहस्यमयी लाल धुंध पूरी धरती पर फैल जाएगी और उसी पल दुनिया के सारे नियम बदल जाएंगे। जानवर और पेड़ पौधे भयानक रूप से म्यूटेट हो जाएंगे, जबकि इंसानों को उनकी आखिरी पी हुई ड्रिंक के हिसाब से सुपर पावर मिलेगी। किसी ने अगर बबल टी पी होगी तो उसके मोती गोलियों की तरह फटेंगे। किसी ने पीच टी पी होगी तो उसके संपर्क में आने वाला हर इंसान बिना वजह नाचने लगेगा। और किसी ने तीखी ड्रिंक पी होगी तो उसकी एक थूक भी लावा से कम नहीं होगी। आरव ये सब इसलिए जानता है क्योंकि वो ये सब पहले जी चुका है। पिछली जिंदगी में उसने लाल धुंध आने से पहले सिर्फ एक बोतल पानी पी थी। उसके बदले उसे सबसे बेकार एफ रैंक की शक्ति मिली थी, जिससे वो पूरे दिन में सिर्फ एक गिलास साफ पानी बना सकता था। उस बर्बाद दुनिया में वो सबसे कमजोर इंसानों में शामिल हो गया। आधे सड़े हुए ब्रेड के लिए उसे ताकतवर लोगों की गुलामी करनी पड़ी, और आखिर में जिस लड़की की जान बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी ने उसे पीछे से धक्का देकर म्यूटेटेड जानवरों के बीच फेंक दिया। मरते समय का दर्द और पछतावा आज भी उसके दिमाग में ताज़ा है, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है। वो लाल धुंध आने से ठीक 10 मिनट पहले वापस आ चुका है। इस बार वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। उसके लिए महंगी शराब या एनर्जी ड्रिंक किसी काम की नहीं। अगर पूरी दुनिया जहरीले म्यूटेंट से भरने वाली है तो उनसे लड़ने के लिए जहर से बेहतर हथियार और क्या होगा। दुकानदार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, बेटा इन चीज़ों को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। लेकिन आरव शांत आवाज़ में सिर्फ इतना कहता है, बहुत देर हो चुकी है। वो मोबाइल निकालकर पेमेंट करता है। दुकानदार पैसे लेने से भी मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें ये जहर नहीं बेचूंगा। आरव एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो दीवार पर लगा QR कोड स्कैन करता है, 500 रुपये भेज देता है और सारी बोतलें उठाकर बाहर निकल जाता है। दुकानदार उसके पीछे जाने ही वाला होता है, तभी आसमान का रंग अचानक बदल जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान गहरे खून जैसा लाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे आसमान पर लाल रंग उड़ेल दिया हो। सड़क पर चल रहे लोग रुक जाते हैं। हर कोई ऊपर देखकर वीडियो बनाने लगता है। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वही लाल रंग धीरे धीरे धुंध में बदलकर आसमान से नीचे उतरने लगता है। आरव दुकान के बाहर खड़ा उस लाल धुंध को अपने आसपास फैलते हुए महसूस करता है। उसे पता है यही सही समय है। बिना एक पल गंवाए वो पहली जहरीली बोतल खोलता है और एक ही सांस में पूरा जहर पी जाता है। तेज जलन उसके गले से होती हुई सीधे पेट तक पहुंचती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं आता। पहली बोतल खत्म होते ही वो दूसरी खोल देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर नई बोतल के साथ उसके शरीर का दर्द कई गुना बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग पिघल रहे हों। दुकानदार ये सब देखकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है, लेकिन आवाज़ तक नहीं निकलती। सड़क पर खड़े लोग भी अब उसी तरफ देखने लगते हैं। कोई पूछता है, ये आदमी क्या पी रहा है? दूसरा ध्यान से बोतल देखता है और कहता है, उस पर खोपड़ी का निशान बना है। अरे ये तो कीटनाशक है। एक और आदमी घबरा कर कहता है, भाई दुनिया खत्म होने से पहले इसने तो एडवांस बुकिंग ही करा ली। लेकिन आरव किसी की बात नहीं सुनता। वो एक के बाद एक सारी 10 बोतलें खत्म कर देता है। इतना जहर किसी हाथी को भी मार सकता था। आखिरी बूंद पेट में जाते ही उसका पूरा शरीर नीला बैंगनी पड़ जाता है। उसकी आंखों, नाक और मुंह से काला खून बहने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसकी चेतना टूटने लगती है, लेकिन वो दांत भींच कर खड़ा रहता है। उसे पता है अगर ये दांव सफल हुआ तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, और अगर असफल हुआ तो वैसे भी उसे मरना ही है। इसी पल लाल धुंध पूरी तरह उसके शरीर को ढक लेती है। उसके अंदर मौजूद 10 जहर अचानक आपस में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। एक भयानक ताकत उसके पूरे शरीर में विस्फोट की तरह फैल जाती है। तभी उसके दिमाग में एक ठंडी मशीन जैसी आवाज़ गूंजती है। होस्ट ने लाल धुंध के दौरान 10 से अधिक जानलेवा जहर अपने शरीर में सफलतापूर्वक ग्रहण किए हैं। जीवन संकेत न्यूनतम स्तर पर स्थिर हैं। यूनिक टैलेंट सक्रिय किया जा रहा है। बधाई हो आपको, सर्वोच्च और अद्वितीय शक्ति दशविश शरीर प्राप्त हुई है। साथ ही सर्वनाश सिस्टम भी सफलतापूर्वक एक्टिव हो चुका है। आवाज़ खत्म होते ही उसका टूटता हुआ शरीर अचानक शांत होने लगता है। जो जहर कुछ पल पहले उसे मार रहा था, वही अब उसके अंदर एक गहरे हरे रंग की ऊर्जा बनकर बहने लगता है। सारा दर्द गायब हो जाता है। उसकी जगह एक ऐसी ताकत महसूस होती है जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की। उसके शरीर की हर कोशिका लाल धुंध को अपने अंदर खींचने लगती है। जो धुंध बाकी लोगों के लिए मौत थी, वही अब उसकी ताकत बन चुकी थी। आरव गहरी सांस छोड़ता है। उसकी सांस हल्के हरे रंग की दिखाई देती है। जैसे ही वो जमीन को छूती है, वहां की सीमेंट काली पड़ जाती है और हल्का धुआं उठने लगता है। वो अपने दोनों हाथों की तरफ देखता है। उसकी त्वचा का डरावना नीला रंग पूरी तरह गायब हो चुका होता है। आरव अपने हाथों को ध्यान से देखता है। कुछ ही पल पहले उसकी त्वचा का डरावना नीला रंग पूरी तरह गायब हो चुका होता है। अब उसकी स्किन पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देती है। नाक, मुंह और आंखों से बह रहा काला खून भी पूरी तरह रुक चुका होता है। उसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की जानकारी दिखाई देती है। होस्ट आरव, रैंक एक जागृत योद्धा, यूनिक सर्वोच्च शक्ति दशविश शरीर, पैसिव स्किल सभी जहर और नेगेटिव इफेक्ट से पूरी तरह इम्यून। अब लाल धुंध उसके लिए जहर नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक बन चुकी थी। एक्टिव स्किल के जरिए वो अपने शरीर में मौजूद सभी जहरों को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था। साथ ही सिस्टम बताता है कि लाल धुंध की ऊर्जा सोख कर वो अपनी रैंक बढ़ा सकता है और म्यूटेटेड जानवरों के कोर निगलकर और भी खतरनाक जहर अनलॉक कर सकता है। ये सब देखकर आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका दांव सच में सफल हो चुका था। उसे ऐसी शक्ति मिली थी जो पिछली जिंदगी के बड़े से बड़े जागृत लोगों से भी कहीं आगे थी।
तभी दुकान के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। दुकानदार डर के मारे पीछे की तरफ भागने लगता है। वो आरव को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि सीधे नरक से निकला राक्षस खड़ा हो। और सच कहें तो अंकल की हालत भी समझ में आती है। कोई आदमी 10 बोतल जहर पी जाए, काला खून उगले और फिर ऐसे खड़ा हो जाए जैसे अभी सुबह की चाय पी कर आया हो, तो किसी का भी दिमाग हैंग हो जाएगा। लेकिन आरव उसका ध्यान नहीं देता। बाहर से आ रही अफरा तफरी उसकी नज़र अपनी तरफ खींच लेती है। अब पूरी सड़क लाल धुंध से ढक चुकी होती है। 5 मीटर दूर तक भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। हर तरफ गाड़ियों की टक्कर की आवाज़ें, लोगों की चीखें और कुछ ऐसी डरावनी दहाड़ें सुनाई देती हैं जो किसी इंसान की नहीं थी। कोई घबराकर चिल्लाता है, मेरे हाथों पर पत्ते उगाए। एक दूसरा लड़का खुशी से चिल्लाता है, मैं आग निकाल सकता हूँ। तीसरा डरकर लोगों को दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसके शरीर से बिजली निकल रही थी। पहले जागृत लोग अपनी अपनी शक्तियां हासिल कर चुके थे। उसी समय एक बिल्ली की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज किसी साधारण बिल्ली की नहीं बल्कि शेर जैसी खतरनाक लग रही थी। अगले ही पल दुकान का कांच जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। एक विशाल काली बिल्ली अंदर छलांग लगा देती है। उसका आकार अब चीते जितना बड़ा हो चुका था। उसकी लाल आंखें खून की तरह चमक रही थीं और उसके पंजे जमीन पर रगड़ खाते हुए डरावनी आवाज निकाल रहे थे। दुकानदार ये नजारा देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। आरव की आंखों के सामने तुरंत उस जानवर की जानकारी दिखाई देती है, म्यूटेटेड रेजिंग ब्लड कैट, रैंक 1। कमजोरी इसका नर्वस सिस्टम। आरव तुरंत समझ जाता है कि यही असली प्रलय की शुरुआत है। जो पालतू जानवर कभी इंसानों के साथ खेलते थे, अब वही इंसानों का शिकार करने निकले थे। पिछली जिंदगी में न जाने कितने लोग ऐसे ही जानवरों के हाथों मारे गए थे। काली बिल्ली अपना शरीर झुकाती है, फिर बिजली जैसी रफ्तार से सीधे आरव के गले की तरफ छलांग लगा देती है। उसके पंजे स्टील तक चीर सकते थे, लेकिन आरव अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो सिर्फ अपना दायां हाथ उठाता है और हल्के से सांस बाहर छोड़ता है। उसके मुंह से हल्के हरे रंग की एक पतली सी जहरीली हवा निकलती है। देखने में वो बिल्कुल मामूली लगती है, लेकिन जैसे ही बिल्ली उस हवा से टकराती है वो अचानक हवा में ही रुक जाती है। उसकी आंखों की खूंखार चमक एक पल में डर में बदल जाती है। पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका काला फर पीला पड़ने लगता है, फिर झड़ जाता है और नीचे की चमड़ी तेजी से गलने लगती है। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो खतरनाक म्यूटेटेड जानवर आरव के कपड़ों को छू भी नहीं पाता और सीधा जमीन पर गिरकर काले धुएं छोड़ते हुए सड़े हुए मांस के ढेर में बदल जाता है। 1 शॉट। यही थी दशविश शरीर की असली ताकत। आरव ने अभी किसी खास जहर का इस्तेमाल भी नहीं किया था। सिर्फ उसकी सांस में मौजूद मूल जहर ही एक रैंक के म्यूटेटेड जानवर को खत्म करने के लिए काफी था। वो धीरे से उस सड़े हुए शरीर के पास जाता है। उसे वहां एक छोटे से लाल चमकते क्रिस्टल जैसा कोर दिखाई देता है। वो उसे उठाकर बिना सोचे सीधे मुंह में डाल लेता है और ऐसे चबाने लगता है जैसे कोई टॉफी खा रहा हो। कोर की ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में फैल जाती है। सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है। पहले रैंक के म्यूटेटेड कोर को अवशोषित किया गया। अनुभव अंक 10 प्राप्त हुए। आरव स्क्रीन देखता है। उसका अनुभव अब 0 से बढ़कर 10 हो चुका था, लेकिन वो सिर हिलाता है। इस रफ्तार से ताकत बढ़ाने में बहुत समय लगेगा। उसे और ज्यादा शिकार चाहिए, और उनसे भी ज्यादा ताकतवर शिकार। वो लाल धुंध से ढकी सड़क की तरफ देखता है। बाकी लोगों को वहां सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन आरव को वहां सिर्फ मौके ही मौके नजर आ रहे थे। वो धीरे से कहता है, अब कॉलेज लौटने का समय आ गया है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग होंगे। मतलब सबसे ज्यादा जागृत लोग भी वहीं मिलेंगे। और सबसे अहम बात, वहीं उसका पुराना दुश्मन भी मौजूद था। आरव अपने कपड़े ठीक करता है, एक बार बेहोश पड़े दुकानदार की तरफ देखता है और बिना रुके लाल धुंध के अंदर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो जगतपुर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ग्राउंड पहुंचता है। पूरा कैंपस अफरा तफरी में डूब चुका था। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। कोई अपनी नई शक्ति देखकर खुश था, तो कोई डर के मारे रो रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक लड़के पर सबकी नजर जाती है। उसके पूरे शरीर से गुलाबी रंग की चमक निकल रही थी। उसकी हथेली के ऊपर गुलाबी रोशनी का एक खूबसूरत गोला तैर रहा था, जिसमें सुनहरी चमक भी दिखाई दे रही थी। वो लड़का था करण, यूनिवर्सिटी का अमीर और घमंडी लड़का। लाल धुंध आने से पहले वो अपने दोस्तों के साथ महंगी विदेशी वाइन पी रहा था, और उसी की वजह से उसे ये शक्ति मिली थी। करण घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी शक्ति का नाम ब्लडी रोमांस रखता हूँ। उसके आसपास खड़े लोग तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, करण अब से मेरी रक्षा तुम ही करोगे। करण हंसते हुए कहता है, मेरे साथ रहोगी तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसी दौरान उसकी नज़र दूर से चलते हुए आरव पर पड़ती है, पुराने कपड़े पहने हुए, चेहरे पर कोई डर नहीं और आसपास की भीड़ से बिल्कुल अलग। करण मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो आरव है, कॉलेज का सबसे गरीब लड़का। वो हमेशा स्कॉलरशिप जीतकर करण की जलन बढ़ा देता था। करण ताना मारते हुए कहता है, क्या बात है, लाल धुंध आने से पहले कहीं सादा पानी तो नहीं पी लिया? अब कौन सी शक्ति मिली? अनलिमिटेड पानी रिफिल। उसके साथ खड़े सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन आरव बिना उसकी तरफ देखे सीधे आगे बढ़ता रहता है, जैसे करण वहां मौजूद ही न हो। ये अनदेखी करण को सबसे ज्यादा चुभ जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती। आरव बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तभी पीछे से करण गुस्से में चिल्लाता है, अबे आरव, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरा हो गया है क्या? इस बार आरव रुकता है। वो धीरे से पीछे मुड़ता है और करण की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसके सामने कोई समझदार इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मजाक खड़ा हो। वो सिर्फ इतना कहता है, क्या काम है, बस 2 शब्द, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि करण एक पल के लिए खुद घबरा जाता है। फिर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, बहुत एटीट्यूड आ गया है, यकीन मान अभी यहीं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। इतना कहकर करण अपनी हथेली में बनी गुलाबी रोशनी आरव की तरफ धकेल देता है। चमकदार रोशनी धीरे धीरे उड़ती हुई आरव तक पहुंचती है, लेकिन आरव अपनी जगह से हिलता तक नहीं।
रोशनी उसके सामने पहुंचते ही ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। करण का चेहरा देखने लायक था। पहले गुस्सा, फिर हैरानी, और फिर ऐसा मुंह बन गया जैसे एग्जाम में पूरा पेपर गलत हो गया हो। वो घबरा कर कहता है, मेरी शक्ति कहाँ गई? आरव हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना बोलता है, बस इतना ही। इतना कहकर वो दोबारा मुड़ जाता है। अब उसे इस जोकर पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना था। करण गुस्से से चिल्लाता है, रुक जा। लेकिन तभी मैदान के दूसरी तरफ अचानक शोर मच जाता है। सब लोग एक तरफ देखने लगते हैं। भीड़ में खड़ी थी एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसका नाम था स्नेहा। सफेद ड्रेस पहने वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके आसपास बर्फ के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे थे और उसके पैरों के पास जमीन पर पतली बर्फ जमने लगी थी। पूरा कॉलेज उसकी खूबसूरती का पहले से दीवाना था। अब उसकी नई शक्ति देखकर हर कोई और भी हैरान था। करण भी कुछ देर के लिए आरव को भूल जाता है। उसकी नज़र सीधे स्नेहा पर टिक जाती है। वो काफ़ी समय से उसे पसंद करता था, लेकिन स्नेहा ने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अब करण सोचता है, दुनिया बदल चुकी है, उसके पास शक्ति है। अगर वो अपनी ताकत दिखा देगा तो शायद स्नेहा भी उसकी बात मान जाए। यही सोचकर वो अपने कपड़े ठीक करता है, चेहरे पर नकली हीरो वाली मुस्कान लाता है और स्नेहा के पास पहुंचकर कहता है, घबराओ मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। स्नेहा उसकी तरफ सिर्फ एक ठंडी नज़र डालती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। उसकी नज़र करण को पार करके सीधे आरव पर जाकर रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का इतना शांत कैसे है। जब पूरी दुनिया डर और अफरा तफरी में डूबी हुई थी, तब भी आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। और अभी कुछ देर पहले करण की शक्ति का उसके सामने खुद ही गायब हो जाना भी उसे अजीब लग रहा था। स्नेहा के मन में एक ही बात आती है, ये लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। उसी समय चारों तरफ से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। सब लोग घबराकर आवाज की तरफ देखते हैं। मैदान के चारों ओर लगे छोटे छोटे पौधे अचानक तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनकी शाखाएं मोटी बेलों में बदल जाती हैं और जहरीले सांपों की तरह लोगों की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान जमीन भी हिलने लगती है, सीमेंट फट जाती है और नालियों से विशाल म्यूटेटेड चूहे बाहर निकल आते हैं। आसमान में उड़ रहे कबूतर भी बदल चुके थे। उनका आकार पहले से दोगुना हो गया था। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनकी चोंच लोहे जैसी तेज हो चुकी थी। कुछ ही पलों में आसमान, जमीन और नीचे से निकलते जानवरों ने पूरे मैदान को चारों तरफ से घेर लिया। हर तरफ सिर्फ चीखें गूंजने लगीं। लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी करण जोर से चिल्लाता है, घबराओ मत, सिर्फ कुछ म्यूटेटेड जानवर हैं। अब देखो मेरी शक्ति का कमाल। असल में भाई को अभी भी लग रहा था कि पहली बार नेटवर्क नहीं आया होगा, इस बार जरूर चल जाएगा। वो दोनों हाथ ऊपर उठाता है। उसकी हथेली में पहले से भी बड़ी गुलाबी रोशनी इकट्ठी हो जाती है। फिर वो पूरी ताकत से उसे सामने आती एक विशाल बेल की तरफ फेंक देता है। उसके दोस्त तुरंत चिल्लाने लगते हैं, वाह करण भाई, अब आया मजा। लेकिन अगले ही पल सबकी आवाज बंद हो जाती है। रोशनी सीधे बेल से टकराती है और फिर कुछ भी नहीं होता। बेल को एक खरोंच तक नहीं आती, बस उसका रंग थोड़ा और चमकीला हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बेल कह रही हो, भाई थोड़ा और डाल, मजा आ रहा है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। करण का चेहरा देखने लायक था। वो शर्म छिपाने के लिए जल्दी से कहता है, लगता है मेरी शक्ति सपोर्ट टाइप की है। लेकिन बेल उसकी बात पूरी होने का इंतजार भी नहीं करती। धड़ाम, एक जोरदार वार में करण हवा में उड़ जाता है। वो कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरता है। उसके दोस्त उसे छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं। जो लड़की कुछ देर पहले उसका हाथ पकड़कर घूम रही थी, वो सबसे पहले जान बचाकर भागती है। करण की हार ने बाकी छात्रों का हौसला भी तोड़ दिया। अब पूरा मैदान पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन भाग कर जाते भी कहाँ। हर तरफ सिर्फ म्यूटेटेड जानवर ही जानवर थे। एक विशाल बेल एक लड़के के पैर पकड़कर उसे उल्टा हवा में लटका देती है। अगले ही पल म्यूटेटेड चूहों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ एक विशाल कबूतर नीचे झपटता है और अपनी तेज चोंच से एक लड़की पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा कॉलेज किसी डरावने नरक जैसा दिखाई देने लगता है। स्नेहा भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो अपने सामने मोटी बर्फ की दीवार बना देती है, जिससे कुछ देर के लिए बेलों का हमला रुक जाता है। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। बर्फ की दीवार पर दरारें पड़ने लगी थीं। उसके मन में पहली बार मौत का डर उतरने लगता है। वो चारों तरफ उम्मीद से देखती है और तभी उसकी नजर आरव पर पड़ती है। इतनी तबाही के बीच भी वो बिल्कुल उसी जगह शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। तभी एक मोटी म्यूटेटेड बेल और भेड़िए जितने बड़े 3 म्यूटेटेड चूहे एक साथ आरव की तरफ झपट पड़ते हैं। स्नेहा घबरा कर चिल्लाती है, सावधान। लेकिन आरव सिर्फ उन जानवरों की तरफ एक नजर डालता है और फिर ऐसा काम करता है जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। वो बस एक डकार लेता है। उसके मुंह से हल्के हरे रंग की जहरीली हवा बाहर निकलती है और लहरों की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। देखने में वो हवा बिल्कुल साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो म्यूटेटेड बेल और जानवरों तक पहुंचती है, एक बेहद अजीब नजारा सबके सामने शुरू हो जाता है। जैसे ही हरे रंग की जहरीली हवा उन म्यूटेटेड बेलों को छूती है, उनका हरा रंग पल भर में उड़ जाता है। वे सूख कर पीली पड़ने लगती हैं और अगले ही सेकंड राख बनकर जमीन पर बिखर जाती हैं। तीनों विशाल म्यूटेटेड चूहों का भी वही हाल होता है। वे दौड़ते दौड़ते अचानक बीच रास्ते में जम जाते हैं। फिर उनकी पूरी बॉडी तेजी से सूखने लगती है। कुछ ही पलों में वे चलते फिरते कंकाल बन जाते हैं और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। वो हल्की हरी जहरीली हवा लगातार फैलती जाती है और जहां जहां पहुंचती है वहां वहां मौत अपने आप चलकर पहुंच जाती है। जो बेलें छात्रों पर हमला कर रही थी, वे छूते ही राख बन जाती हैं। जमीन पर दौड़ते म्यूटेटेड चूहों के झुंड एक साथ गिरने लगते हैं। उनके मुंह से झाग निकलता है और अगले ही पल सब खत्म। आसमान में उड़ रहे म्यूटेटेड कबूतर भी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं।
पूरा नज़ारा ऐसा था जैसे किसी ने आसमान से पत्थर बरसा दिए हों। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, कुछ देर पहले तक जो मैदान नरक बना हुआ था वो पूरी तरह शांत हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ लाशें, राख और सन्नाटा बचता है। एक भी म्यूटेटेड जानवर जिंदा नहीं बचता। बचे हुए सभी छात्र वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। सबकी नज़र सिर्फ आरव पर टिकी होती है। किसी को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। भाई ने तो सिर्फ एक डकार ली थी और पूरी मॉन्स्टर आर्मी छुट्टी पर चली गई। उधर करण अभी भी एक म्यूटेटेड कुत्ते से जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते कुत्ता भी जहरीली हवा की चपेट में आ जाता है। वो वहीं तड़प कर मर जाता है। करण पीछे मुड़कर ये सब देखता है और डर के मारे उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसके पैरों से ताकत ही निकल जाती है। स्नेहा के सामने बनी बर्फ की दीवार भी उसी समय टूट जाती है, लेकिन अब उसका ध्यान उस दीवार पर नहीं था। वो सिर्फ आरव को देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ गहरा सम्मान भी दिखाई देता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये इंसान है या कुछ और। पूरा मैदान बिल्कुल शांत था। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव वहीं खड़ा था। न उसने अपनी जगह बदली, न कोई खास हरकत की, लेकिन सबकी नज़रों में वो उन सारे म्यूटेटेड जानवरों से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। एक लड़का कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बड़बड़ाता है, क्या कोई देवता धरती पर उतर आया है? दूसरी तरफ एक लड़की डर के मारे पीछे हटती जाती है और धीरे से कहती है, नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, चाहे भगवान हो या शैतान। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे एक साधारण इंसान समझे। करण जमीन पर बैठा कांप रहा था। कुछ देर पहले तक वो आरव को सबक सिखाने की बात कर रहा था। अब उसे अपनी ही हरकतें याद करके डर लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी पहाड़ के सामने खड़े होकर खुद को शेर समझ लिया था। स्नेहा बाकी लोगों से अलग थी। डर के बाद उसके मन में सिर्फ जिज्ञासा बची थी। उसे साफ समझ आ गया था कि अभी जो हुआ वो किसी सामान्य शक्ति से संभव नहीं था। वो आरव को लगातार देखती रहती है, लेकिन उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकलता। उधर आरव किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। वो आराम से एक म्यूटेटेड चूहे के सूखे हुए शरीर के पास जाता है, हल्के से पैर मारता है। सूखी बॉडी तुरंत बिखर जाती है और अंदर से लाल रंग का एक छोटा सा क्रिस्टल बाहर निकल आता है। आरव झुककर उसे उठाता है और बिना सोचे सीधे मुंह में डालकर चबा जाता है। पूरे मैदान में सिर्फ उसके चबाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। एक लड़का धीरे से कहता है, ये मॉन्स्टर का कोर खा रहा है। दूसरा बोलता है, भाई ये बंदा है या चलता फिरता रिसाइकलिंग प्लांट। लेकिन आरव किसी की बात नहीं सुनता। उसे महसूस होता है कि कोर की ऊर्जा उसके शरीर में फैल रही है। सिस्टम लगातार जानकारी देता है। पहले रैंक का कोर अवशोषित, अनुभव अंक 10। पहले रैंक का कोर अवशोषित, अनुभव अंक 10। आरव एक के बाद एक कई कोर उठाकर खाता जाता है। उसका अनुभव तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में सिस्टम फिर बोलता है, बधाई हो, आपकी रैंक बढ़ चुकी है। अब आप पहले रैंक के मध्य स्तर के जागृत योद्धा बन चुके हैं। आरव महसूस करता है कि उसके शरीर में मौजूद गहरे हरे रंग की जहरीली ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब उसे अपनी शक्ति पर पहले से भी बेहतर नियंत्रण मिल गया था। वो संतुष्टि से सिर हिलाता है। यही सबसे तेज तरीका था ताकत बढ़ाने का। सब कुछ खत्म करने के बाद वो अपने हाथ झाड़ता है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। उसे अब कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जो सुरक्षित भी हो और जहां भीड़ भी कम हो। कॉलेज अब उसके लिए सही जगह नहीं थी। जैसे ही छात्र उसे जाते हुए देखते हैं, सब घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर आरव चला गया तो अगली बार उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कई छात्र उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कोई कहता है, भैया हमें भी साथ ले चलो। कोई कहता है, मैं जो कहोगे वही करूंगा, बस हमें अकेला मत छोड़ो। आरव रुकता है। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई देती है। वो ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, रुको। बस इतना सुनते ही सबके कदम अपने आप रुक जाते हैं। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सबको याद आ जाता है, उनके सामने कोई हीरो नहीं बल्कि ऐसा इंसान खड़ा है जो सिर्फ एक डकार से पूरी मॉन्स्टर आर्मी खत्म कर सकता है। इसी सन्नाटे के बीच भीड़ से एक लड़की हिम्मत करके आगे आती है। वो थी स्नेहा। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार डर से ज्यादा हिम्मत दिखाई दे रही थी। वो आरव के सामने आकर रुकती है और हल्की कांपती आवाज में उसका नाम लेती है, आरव। आरव उसकी तरफ शांत नजर से देखता है। उसे स्नेहा याद थी। पिछली जिंदगी में वो अपने परिवार की ताकत और बर्फ वाली शक्ति की वजह से काफी मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उससे उसका कभी कोई खास रिश्ता नहीं रहा। आरव शांत आवाज में पूछता है, क्या बात है? स्नेहा गहरी सांस लेती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसकी बात सुनते ही पूरा मैदान हैरानी में डूब जाता है, क्योंकि ये वही स्नेहा थी जो कभी किसी लड़के को भाव तक नहीं देती थी और आज वही खुद किसी से साथ चलने की गुजारिश कर रही थी। आरव कुछ पल उसे देखता है, फिर बिल्कुल सीधी बात कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊं? तुम खूबसूरत हो, लेकिन इस दुनिया में खूबसूरती सबसे बेकार चीज है। उसकी बात सुनकर स्नेहा का चेहरा और भी फीका पड़ जाता है। स्नेहा जानती थी कि आरव की बात बिल्कुल सच थी। इस नई दुनिया में न उसकी खूबसूरती मायने रखती थी, न उसका अमीर परिवार। सिर्फ ताकत की कीमत थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपने होंठ इतनी जोर से दबाती है कि उनसे खून निकलने लगता है। फिर अपना सारा घमंड और आत्मसम्मान छोड़कर धीरे से कहती है, मेरे परिवार का शहर के पश्चिम में यश हिल्स पर एक बड़ा विला है। वहां अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, जनरेटर है और पूरे 1 साल के लिए खाना और पानी भी रखा हुआ है। वो जगह कॉलेज से 100 गुना ज्यादा सुरक्षित है। अगर तुम मुझे वहां तक ले चलो तो उस विला में जो कुछ भी है सब तुम्हारा होगा। यहां तक कि मैं भी तुम्हारी हर बात मान लूंगी। जिंदा रहने के लिए उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया था। यह सुनकर पहली बार आरव की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। एक सुरक्षित विला, अपना पावर बैकअप, पूरा साल चलने वाला सामान। उसे ठीक ऐसी ही जगह की तलाश थी। पिछली जिंदगी में उसने टूटे हुए खंडहरों में महीनों गुजारे थे। इस बार किस्मत खुद उसके पास चलकर आई थी।
आरव बिना ज्यादा सोचे कहता है, ठीक है। स्नेहा की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़ते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो बच गई। लेकिन आसपास खड़े बाकी छात्रों का चेहरा उतर जाता है। सबको लगता है कि अगर विला ही टिकट है तो उनके पास भी कुछ ना कुछ ऑफर होना चाहिए। एक लड़का तुरंत चिल्लाता है, भैया मेरे घर भी बड़ा बंगला है, मुझे भी साथ ले चलो। दूसरा कहता है, हमारे पास गोदाम है, पूरा खाना भरा पड़ा है। एक लड़की तो जल्दी में बोल देती है, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी हर काम कर दूंगी। ये सुनकर आरव पूरी तरह परेशान हो जाता है। वो पलटकर सबकी तरफ ठंडी नजर से देखता है और शांत आवाज में कहता है, अगर एक शब्द और बोला तो अंजाम इन मरे हुए मॉन्स्टर्स जैसा होगा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर जाती है। बस इतना काफी था। पूरा मैदान फिर से शांत हो जाता है। आरव स्नेहा की तरफ देखता है और कहता है, चलो रास्ता दिखाओ। स्नेहा जल्दी से अपने आंसू पहुंचती है और उसके पीछे चल पड़ती है। दोनों सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने मैदान छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में उनकी परछाइयां लाल धुंध में गायब हो जाती हैं। उनके जाते ही मैदान में फिर हलचल शुरू हो जाती है। कोई कहता है, अब हमें खुद ही सामान ढूंढना होगा। कोई गाड़ी खोजने की बात करता है। हर कोई अब अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ में लग जाता है। उधर करण अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में डर के साथ जहर भरी नफरत भी थी। वो मन ही मन कसम खाता है, आरव, स्नेहा, मैं तुम दोनों से इसका बदला जरूर लूंगा। उधर आरव और स्नेहा कॉलेज से बाहर की तरफ बढ़ते रहते हैं। लाल धुंध अब पहले से भी ज्यादा घनी हो चुकी थी। 3 मीटर आगे तक देखना भी मुश्किल था। हवा में लोहे और सड़ी हुई चीजों जैसी बदबू फैली हुई थी। स्नेहा हर कदम पर आरव के पीछे पीछे चलती है। चारों तरफ से लोगों की चीखें और मॉन्स्टर्स की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। हर आवाज पर उसका दिल जोर से धड़क उठता और वो अनजाने में आरव के थोड़ा और करीब आ जाती। लेकिन आरव ऐसे चल रहा था जैसे शाम की वॉक पर निकला हो। उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उसी दौरान स्नेहा धीरे से पूछती है, हम गाड़ी कहाँ से लेंगे? आरव बिना पीछे देखे जवाब देता है, स्टाफ पार्किंग से। वो सबसे पास है और वहां की गाड़ियां भी बेहतर होंगी। स्नेहा थोड़ा घबरा कर कहती है, लेकिन वहां भी मॉन्स्टर्स होंगे। आरव हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तभी तो मजा आएगा। स्नेहा तुरंत उसकी बात समझ जाती है। जहां मॉन्स्टर्स होंगे वहीं कोर होंगे और वहीं अनुभव अंक भी मिलेंगे। जिस चीज से पूरी दुनिया डर रही थी, आरव उसे लेवल बढ़ाने का मौका समझ रहा था। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें कई डरावने नज़ारे दिखाई देते हैं। कहीं बेलों में फंसी लाशें पेड़ों से लटक रही थीं। कहीं म्यूटेटेड जंगली कुत्ते इंसानों के शवों को नोच रहे थे। कुछ लोग अपनी नई शक्तियों को संभाल नहीं पाए और खुद ही बुरी तरह घायल पड़े थे। पूरा कैंपस किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक बन चुका था। स्नेहा कई बार उल्टी करने जैसी हालत में पहुंच जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसे समझ आ चुका था, अगर जिंदा रहना है तो ये सब देखना सीखना ही होगा। कुछ देर बाद दोनों स्टाफ पार्किंग पहुंच जाते हैं। वहां का हाल भी किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। जंगली सुअर जितने बड़े म्यूटेटेड चूहे गाड़ियों को अपने दांतों से फाड़ रहे थे। मोटी स्टील की बॉडी भी उनके सामने कागज जैसी लग रही थी। जो लोग गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते, उन्हें ये चूहे पल भर में मार देते। तभी उन चूहों की नजर आरव और स्नेहा पर पड़ जाती है। वे तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्नेहा घबराकर बर्फ की दीवार बनाने ही वाली होती है, लेकिन आरव आराम से अपना हाथ उठाता है। उसकी उंगलियों से बाल से भी पतली गहरे हरे रंग की जहरीली लकीर निकलती है और लाल धुंध में घुल जाती है। अगले ही पल दौड़ते हुए सारे चूहे लड़खड़ाने लगते हैं। फिर एक एक करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ सेकंड तड़पते हैं और हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। एक बार फिर 1 शॉट। इस बार तो आरव ने पहले से भी कम मेहनत की थी। स्नेहा अब हैरान होना भी भूल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि आरव के लिए यह सब बिल्कुल सामान्य है। आरव सीधे मरे हुए चूहों के पास जाता है, एक एक करके उनके कोर निकालता है और आराम से उन्हें खा लेता है। सिस्टम लगातार अनुभव अंक बढ़ने की जानकारी देता रहता है। कई कोर खाने के बाद उसकी ताकत फिर पहले से बढ़ जाती है। आरव हाथ झाड़ते हुए कहता है, चलो अब गाड़ी चुनते हैं। स्नेहा जल्दी से उसके पीछे चल पड़ती है। दोनों पार्किंग में कई गाड़ियों को देखते हैं। आखिर में आरव की नजर एक काली मर्सिडीज जी क्लास पर जाकर रुकती है। ऊंची बॉडी, मजबूत इंजन, ज्यादा जगह और मजबूत बनावट। प्रलय जैसी दुनिया में इससे बेहतर गाड़ी मिलना मुश्किल था। आरव उसके पास जाता है। गाड़ी लॉक थी, चाबी भी नहीं थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी उंगली पर जहरीली ऊर्जा इकट्ठी करता है और कांच पर हल्का सा हाथ फेरता है। मजबूत शीशा ऐसे कट जाता है जैसे किसी ने मक्खन पर चाकू चला दिया हो। स्नेहा ये सब देखकर फिर चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव के पास आखिर कितनी शक्तियां हैं। आरव अंदर बैठता है, स्टीयरिंग के नीचे वायरिंग तक पहुंचता है, कुछ तार जोड़ता है और अगले ही पल इंजन गरज उठता है। वो स्नेहा की तरफ देखकर कहता है, बैठो। स्नेहा तुरंत आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाती है। आरव एक्सीलेटर दबाता है। गाड़ी जोरदार रफ्तार के साथ बैरियर तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। स्नेहा रास्ता बताते हुए कहती है, पश्चिम की तरफ चलते रहो। कॉलेज से बाहर निकलकर सीधे यश हिल्स रोड पर पहुंच जाएंगे। आरव सिर्फ इतना कहता है, ठीक है। गाड़ी लाल धुंध से ढकी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में कई छोटे म्यूटेटेड जानवर सामने आते हैं, लेकिन आरव हर बार सिर्फ हल्की सी जहरीली ऊर्जा छोड़ता है और वे रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। गाड़ी की रफ्तार एक पल के लिए भी कम नहीं होती। स्नेहा खिड़की के बाहर तबाह होती दुनिया को देखती है, फिर एक नज़र आरव पर डालती है और उसके मन में एक ही ख्याल आता है, शायद इस नई दुनिया में उसके साथ रहना ही जिंदा रहने का सबसे बड़ा सहारा है।